हेलो बीएससी के कमांडोज। तो इस लेक्चर में हम फिर से आपका स्वागत करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो पुष्पीय पादपों की सामान्य आकारिकी को हम पढ़ रहे थे। तो हमने इससे जो प्रीवियस लेक्चर है, पहले वाले जो लेक्चर्स हैं, उनमें हमने जड़ के बारे में यानी कि मूल के बारे में पढ़ लिया था। क्योंकि हम यहाँ पर एक बेसिक जो स्ट्रक्चर होती है किसी भी पादप की, जो पुष्पीय पादप जो होता है, पुष्पीय पादप जो होता है उसकी जो बेसिक जो स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि वो जड़, तना, पत्तियों में विभक्त होता है, ठीक है ना। या अपन यूँ कह सकते हैं कि उसके पास दो सिस्टम होते हैं, एक तो होता है मूल तंत्र और दूसरा होता है पर्रोतंत्र। तो इसकी क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पर बेसिक स्टडी कर रहे हैं। तो इसकी जो बाह्य आकारिकी होती है, एक्सटर्नल जो मॉर्फोलॉजी होती है, उसकी हम स्टडी यहाँ पर इन लेक्चर्स के अंदर कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे मूल तंत्र को। अच्छे से अपन ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ लिया था। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा पर्रोतंत्र। दूसरा जो टॉपिक है, पहला टॉपिक अपन जानते हैं कि जो बेसिक जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है किसी भी पुष्पीय पादप या फ्लोरिंग प्लांट की, वो दो भागों से मिलकर बनी होती है, दो तंत्रों से, मूल तंत्र और पर्रोतंत्र। तो मूल तंत्र की हमने अच्छे से स्टडी कर ली है। अब दूसरा जो सिस्टम है वो है पर्रोतंत्र। ठीक है, ठीक है कमांडोज, पर्रोतंत्र। ठीक है, तैयार हो जाइए पर्रोतंत्र को पढ़ने के लिए। पर्रोतंत्र यानी कि शूट सिस्टम। ठीक है, शूट सिस्टम याद है, थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया था मैंने। शूट सिस्टम क्या होता है याद है ना, वायवीय भाग होता है, ठीक है, बता दिया था, जिसके अंतर्गत तना, पत्तियां, शाखाएं, पुष्प, फल, बीज इत्यादि आते हैं। ठीक है ना। तो हम पढ़ने जा रहे हैं पर्रोतंत्र या सूट सिस्टम को। अब जो सूट सिस्टम होता है, ठीक है, उसका विकास किससे होता है प्रारंभ में, आपको पता है ना। पर्रोतंत्र का विकास बीज के अंदर भ्रूण जो होता है, उस भ्रूण में दो ग्रोथ पॉइंट होते हैं। एक का नाम होता है रेडिकल और एक का नाम होता है प्लीम्यूल। ठीक है ना, एक का नाम होता है मूलांकुर और दूसरे का नाम होता है प्रांकुर। तो हमें याद है मूलांकुर से तो जड़ का विकास हुआ था, यानी कि रूट सिस्टम बना था, मूल तंत्र बना था। तो पर्रोतंत्र किससे बनेगा, प्रांकुर से। तो प्रांकुर जो होता है ना, प्रांकुर यानी कि जो प्लीम्यूल होता है, प्रांकुर को इंग्लिश में बोलते हैं प्लीम्यूल। ठीक है, याद रह जाएगा ना, रेडिकल याद रह जाएगा तो प्लीम्यूल याद रह जाएगा, आर से रेडिकल तो आर से रूट। ठीक है, तो प्लीम्यूल अपने आप ही याद रह जाएगा। दो ग्रोथ पॉइंट होते हैं रेडिकल और प्लीम्यूल। तो प्लीम्यूल यानी कि प्रांकुर से किसका निर्माण होता है, प्रांकुर के विवर्धन से या परिवर्धन से पर्रोतंत्र का निर्माण होता है। किसका, प्रांकुर के विवर्धन से यानी कि इलोंगेशन से। वहां पर जो प्रांकुर की जो कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, विभाजन करती है और क्या होती है, उनका दीर्घीकरण हो जाता है, विवर्धित होती है। उससे किसका निर्माण होता है, पर्रोतंत्र का निर्माण। ठीक है ना। और पर्रोतंत्र जो होता है वो पादप का कौन सा भाग होता है, वायवीय भाग। कौन सा भाग होता है, वायवीय भाग। और इसके अंदर, इस पर्रोतंत्र के अंदर कौन कौन से पादप अंग आते हैं ये भी अपन बात कर लेते हैं। तो अपन को पता है तना आता है इसके अंतर्गत, जो पर्रोतंत्र होता है उसके अंतर्गत आता है तना। इसके अलावा पत्तियां यानी कि पर्ण। इसके अलावा अगर बात करें तो पुष्प यहाँ पर आते हैं, फल यहाँ पर आते हैं, है ना, और बीज यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो पर्रोतंत्र के अंतर्गत निम्न प्रकार के मुख्य जो अंग होते हैं वो आते हैं, यानी कि पर्रोतंत्र तने से, पत्तियों से, पुष्पों से, फलों से और बीजों से मिलकर के बना होता है। तो अपन बात कर रहे हैं कि जो पर्रोतंत्र होता है उसका जो विकास है वो प्रांकुर के माध्यम से होता है। और प्रांकुर ऊपर की ओर गति करके, यानी कि ऊपर की तरफ, यानी कि ये वायवीय भाग होता है, जबकि जो रेडिकल है वो भूमि के नीचे की तरफ गमन करता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, ऊपर की तरफ गमन होता है। किसका, प्रांकुर से जो पर्रो निकल रहा ना, तो पर्रोतंत्र का फिर क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, पर्रोतंत्र बन जाता है। किसके कारण से, प्रांकुर के विवर्धन से। पर्रोतंत्र वायवीय भाग होता है जिसमें तना, पत्तियां, पुष्प, फल व बीज आते हैं। इसकी पहले भी अपन बात कर चुके हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो पर्रोतंत्र होता है वो मुख्य रूप से, पर्रोतंत्र जो होता है, पर्रोतंत्र वो मुख्य रूप से तीन अंगों से मिलकर बना होता है। तीन प्रमुख भाग होते हैं। मेनली जो भाग होते हैं ना इसके, वो तीन होते हैं, तीन प्रमुख भाग होते हैं। ठीक है, कितने,
तीन, ठीक है ना। अब वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है तना, मुख्य पार्ट होता है, मेन पार्ट होता है पर्णतंत्र का, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे आता है पत्तियां यानी कि पर्ण, और थर्ड नंबर पे चला जाता है पुष्प, ठीक है। पुष्प, तना यानी कि स्टेम, पर्ण यानी कि लीफ, और पुष्प यानी कि फ्लावर, ठीक है। तो ये तीन मुख्य भाग होते हैं। अब आप कहोगे कि ये फल और बीज भी तो हैं, तो अपन ये कह सकते हैं कि जो पुष्प होता है उन्हीं के अंदर तो क्या बनते हैं, पुष्प के मॉडिफिकेशन से तो क्या बनते हैं, क्या बनते हैं, फल और बीजों का विकास होता है, तो वो इसी में पढ़ते हैं अपन। तो जो पर्णतंत्र होता है वो तीन प्रमुख भागों से मिलकर के बना होता है, ये कह सकते हैं। मेनली जो पार्ट होते हैं, मेन जो पार्ट होते हैं वो कितने होते हैं? तीन, तना, पत्ती और पुष्प। तो पर्णतंत्र को अपन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले अपन को पढ़ना चाहिए तने के बारे में, ठीक है ना। और अपन क्या है, इस पर्णतंत्र के अंदर फिर पत्ती को भी पढ़ लेंगे और पुष्प के बारे में भी सामान्य जानकारी ले लेंगे, फल और बीज के बारे में भी सामान्य जानकारी ले लेंगे। क्योंकि हमें पता है कि जो ये जो बुक है, ये जो पेपर हमारा चल रहा है, वहां पर अपन को डिटेल में पत्तियां, पुष्प, फल व बीज को अच्छे से पढ़ना कि कैसे बनते हैं, पुष्प का विकास कैसे होता है, पुष्प कितने प्रकार के, ये सब डिटेल में पढ़ना। लेकिन यहाँ पर सामान्य जानकारी दी जा रही है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे तने को, ठीक है ना। जो पर्णतंत्र होता है ना, उसका मुख्य भाग होता कौन? तना, ठीक है ना। मुख्य भाग होता तना, दूसरा मुख्य भाग होता पत्ती, और तीसरा मुख्य भाग होता पुष्प, ठीक है ना। और बनने का क्रम भी यही है, ठीक है ना। पर्णतंत्र का जो विकास होता है ना, तो सबसे पहले तने का ही निर्माण होता है, फिर उसके बाद पत्तियां बनती है, और फिर उसके बाद सबसे बाद में जननिक अवस्था आती है प्लांट के अंदर। जो फ्लोरिंग प्लांट होते हैं उनके अंदर जननिक अवस्था आती है, और जननिक अवस्थाओं के परिणाम स्वरूप लैंगिक जनन होता है। और लैंगिक जनन किसके माध्यम से होता है? पुष्पों के माध्यम से, ठीक है ना। तो जब जननिक अवस्थाएं पादप में बनती है यानी कि वहां पर पुष्पों का निर्माण होता है। तो अपन बात करेंगे सबसे पहले तने की, ठीक है। तना, तना यानी कि स्टेम, ठीक है, तना यानी कि स्टेम। तो तने का जो निर्माण होता है, ठीक है ना, वो प्रांकुर से ही होता है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने बता दिया कि जो पर्णतंत्र होता है वो प्रांकुर से विकसित होता है और वायवीय भाग होता है। तो और सबसे पहले जो विकसित भाग होता है पर्णतंत्र का वो तना ही होता है। तो प्रांकुर से निर्मित, प्रांकुर से निर्मित, ऐसा कह सकते हैं कि प्रांकुर से निर्मित पर्णतंत्र का प्रथम भाग, ठीक है ना, से निर्मित पर्णतंत्र का प्रथम भाग यही होता है। सबसे पहले कौन बनेगा पर्णतंत्र में? तना ही बनता है, ठीक है ना। किससे? किससे? जब बीजांकुरण होता है ना, तो प्रांकुर से किसका विकास होता है? किसका विकास होता है? सबसे पहले किसका विकास होता है? प्रांकुर से तने का विकास होता है, ठीक है। क्या बनता है? तना, ठीक है ना। तो आपको याद है। और मूलांकुर से क्या बनता है? मूलतंत्र, ठीक है। मूलतंत्र को अपन ने पढ़ लिया है। तो अपन बात कर रहे हैं तने की। तो प्रांकुर से निर्मित पर्णतंत्र का क्या होता है? प्रथम भाग होता है। यानी कि पर्णतंत्र जो होता है ना, पर्णतंत्र जो होता है उसमें जो तना होता है, पर्णतंत्र का ही भाग है तना। तो तना सबसे पहले विकसित होता है, और किससे विकसित होता है? प्रांकुर से, ठीक है ना। तो ओवरऑल अपन ये भी तो कह रहे हैं ना कि प्रांकुर से पर्णतंत्र बनता है। तो पर्णतंत्र से सबसे पहले कौन सा भाग बन रहा है पर्णतंत्र का? ठीक है ना। प्रांकुर से पर्णतंत्र का कौन सा भाग बन रहा है सबसे पहले? तो सबसे पहले बनता है तना, ठीक है ना। अभी ये तना जो होता है ये होता है वायवीय भाग। वो तो वैसे भी होगा क्योंकि पर्णतंत्र खुद वायवीय भाग है, ठीक है। ये होता है कौन सा भाग? वायवीय भाग। अब ये क्या काम करता है? ये जो तना होता है ये यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है। क्या काम करता है? यांत्रिक सामर्थ्य का काम करता है। यानी कि पादप को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है, ठीक है ना। यांत्रिक सामर्थ्य यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ को प्रदान करता है, ठीक है ना। और पादप को सीधा खड़ा रखता है। पादप को क्या करता है? पादप को सीधा खड़ा रखने का कार्य नहीं करता, क्या सीधा खड़ा रखता है। सामान्य जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सीधे खड़े होते हैं ना, ठीक है ना। पादप को सीधा खड़ा रखने का कार्य भी करता है, ठीक है ना। प्लांट जो होते हैं बेटा कमांडोज सीधे खड़े ही रहते हैं ना पादप, ठीक है ना। नॉर्मल कंडीशन में जो आरोही पादप होते हैं, जो सामान्य पादप तो सीधे ही खड़े रहेंगे। पर क्या होता है एक्सेप्शन केस में जो आरोही पादप होते हैं, जैसे कि अपन बात करें कुकुरबिटेसी जो कुल होती है, लौकी वगैरह जिसमें आते हैं, तरबूज है, खरबूज है,
ठीक है, कद्दू है ना, खीरा ककड़ी है ना, तो वो कुकुरबिटेसी होता है। तो वहाँ पर जो तना होता है वो हरा होता है और दुर्बल प्रकार का होता है, ठीक है ना। कौन से प्रकार का? दुर्बल प्रकार का, ठीक है ना। तो वो कंडीशन हो सकती है, तो वो विशेष कंडीशन है। लेकिन सामान्यतः क्या होता है, पादप जो होते हैं, पादपों के जो तने होते हैं वो क्या होते हैं, सीधे होते हैं। तो पादप को सीधा खड़ा रखने का कार्य करता है। और एक और बात कर लेते हैं, ये क्या करता है, शाखाओं को, क्योंकि इस पर क्या बनेगी, शाखाएं बनेगी, पत्तियां यानी कि पर्ण का विकास होगा, पुष्पों का विकास होगा, फलों का विकास होगा और बीज भी बनेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, शाखाओं को, पत्तियों को, पुष्प को, फल बीजों को वहन करने का कार्य भी करता है, ठीक है ना। अपने ऊपर क्या करता है, वहन करता है कि नहीं करता है। तने के ऊपर क्या पाए जाते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ये तना है, ठीक है ना, ये तना है, तो इससे शाखाएं भी निकलती है। क्या निकलती है? शाखाएं भी निकलती है कमांडोज, ठीक है ना। और शाखाओं पर फिर पत्तियां भी आती है, ठीक है, पत्तियां आती है, ठीक है ना। और फिर बाद में पुष्प भी आ जाएंगे, फल बीज सब बनते हैं। तो सबको क्या कर रहा है, ये वहन करने का कार्य कर रहा है। तो तना क्या होता है, परागपुर से निर्मित पर्रोतंत्र का प्रथम भाग होता है। पहली बात, वायवीय भाग होता है ये, ठीक है ना, वायवीय भाग है। इसके अलावा बात करें, यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है, जनरल कंडीशन में पादपों को सीधा खड़ा रखने का कार्य करता है और शाखाओं, पत्तियों, पुष्पों, फल और बीजों को अपने ऊपर क्या करता है, वहन करने का कार्य करता है। तो ये अपन ने तने के बारे में थोड़ी सी अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या हो जाएगी, परांकुर से निर्मित पर्रोतंत्र का प्रथम भाग, ठीक है ना, जो कि पत्तियों, शाखाओं, पुष्पों और फलों को वहन करने का कार्य करता है, तना कहलाता है, स्टेम कहलाता है, ठीक है ना। कितनी बार कंफ्यूज भी हो जाते थे, पहले क्या कंफ्यूजन ऐसा हो जाता था कि जो सूट सिस्टम है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें कि पर्रोतंत्र और तना, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जबकि जो पर्रोतंत्र होता है उसी का अंतर्गत तना आता है। कभी कभी क्या कर जाते हैं, क्या सोच जाते हैं कि पर्रोतंत्र और तना एक ही चीज है, लेकिन ये एक नहीं है, ये दोनों अलग है। पर्रोतंत्र के अंदर पड़ता है अपन तने को, क्योंकि पर्रोतंत्र जो होता है संपूर्ण वायवीय भाग होता है, जिसके अंदर शाखा वगैरह सब चीजें आ जाती है, पुष्प वगैरह, फल वगैरह, ये पहले भी बता चुका हूं मैं, ठीक है। तो तने की अपन ने बात कर ली। अब अगर अपन बात करें तने के क्या क्या लाक्षणिक कैरेक्टर है, यानी कि लाक्षणिक लक्षण क्या क्या है, तो इसके लक्षणों की बात करेंगे। जैसे इससे पहले अपन ने जड़ों के लक्षणों की बात करी थी ना, कमांडोज किसकी बात करी थी, जड़ों के लक्षणों की, जड़ों के सामान्य लक्षणों की। वैसे अपन बात करेंगे तने के सामान्य लक्षणों की। किसके? तने के सामान्य लाक्षणिक लक्षणों की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। लाक्षणिक लक्षण किसके? तने के सामान्य लाक्षणिक लक्षण। तो सामान्य लाक्षणिक लक्षण क्या क्या है इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा, परांकुर से निर्मित वायवीय भाग, ठीक है ना। तो परांकुर से निर्मित प्रथम वायवीय भाग, ठीक है। तो ये हो जाएगा सामान्य लक्षणों में, परांकुर से निर्मित, शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, नोट्स में बड़े अच्छे से डिटेल में लिखे हुए हैं, परांकुर से निर्मित प्रथम वायवीय भाग, पर्रोतंत्र का प्रथम वायवीय भाग ऐसे भी कर सकते थे। तो प्रथम वायवीय भाग, कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट हो गया, सामान्य कैरेक्टर ये है कि परांकुर से निर्मित होता है और प्रथम वायवीय भाग होता है। अगर अपन दूसरे कैरेक्टर पे जाएं तो अपन बात करते हैं जैसे कि जड़ों के अंदर तो क्या था और इसके अंदर क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। ये क्या होता है, ये होता है नेगेटिव गुरुत्वानुवर्ती, ठीक है। क्या होता है? नेगेटिव गुरुत्वानुवर्ती होता है, यानी कि जियोट्रोपिक होता है नेगेटिव, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में क्या करता है, वृद्धि करता है, ठीक है। तो तना या पर्रोतंत्र दोनों की बात कर लेते हैं अपन। पर्रोतंत्र भी क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। प्रकाशिक होता है, प्रकाश की तरफ ग्रोथ करता है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव क्या हो जाएगा, प्रकाशानुवर्ती, ठीक है ना। फोटोट्रोपिक बात की जा चुकी थी पहले इनकी, ठीक है ना। प्रकाशानुवर्ती, ठीक है, बात कर ली थी ना अपन ने, ठीक है। और जो मूल होती है, रूट होती है, वो बिल्कुल इसका उल्टा होती है, ठीक है ना। वो नेगेटिव प्रकाशानुवर्ती और पॉजिटिव गुरुत्वानुवर्ती होती है, ठीक है ना। तो क्या होती है, यहाँ पर जो तना होता है या पर्रोतंत्र होता है, दोनों की बात कर ले तो वो नेगेटिव गुरुत्वानुवर्ती यानी कि नेगेटिव जियोट्रोपिक और पॉजिटिव फोटोट्रोपिक प्रकार की नेचर रखता है, ठीक है। तो ये वायवीय हुआ ना, ठीक है। और अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अपन तो ये क्या होता है, ये पर्व व पर्व संधियों में विभक्त होता कि नहीं होता, पर्व व
पर्व संधियों यानी कि नोड और इंटरनोड। तो पर्व को तो बोलते हैं इंग्लिश में इंटरनोड, ठीक है, इंटरनोड, और पर्व संधि को बोलते हैं नोड, ठीक है ना। तो पर्व और पर्व संधियों में विभक्त, जबकि अपन ने जड़ों में देखा था कि वहाँ पर पर्व और पर्व संधियाँ नहीं पाई जाती है, एब्सेंट होती है। तो पर्व और पर्व संधियों में स्पष्ट रूप से विभक्त। तो अपन जानते हैं कि तने के अंदर पर्व और पर्व संधियाँ पाई जाती है, गन्ना और बांस में तो स्पष्ट रूप से ही दिखाई देती है, ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, या अपन यूँ बात करें कि जो ये एरिया है जहाँ से शाखाओं का या पत्तियों का विकास होता है, तो ये तो कहलाता है, क्या कहलाता, पर्व संधि यानी कि नोड वाला एरिया, क्या कहलाता, नोड। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये नोड हो जाएंगे, ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, नोड, ठीक है ना। और इन दो नोडों के बीच की जो यहाँ पर जो बीच का हिस्सा है दो नोडों के बीच का, ये कहलाता है इंटरनोड। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, पर्व कहलाता है, ये कहलाता है इंटरनोड, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो तना होता है ना, उसके अंदर स्पष्ट रूप से नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, पर्व व पर्व संधियाँ पाई जाती है, ठीक है ना। कुछ प्लांट्स के अंदर, जो कुछ प्लांट्स होते हैं ना, उनके तने में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर भी अपन को पता चल जाता है, क्योंकि क्या होता है, जैसे कि स्पष्ट रूप से भी नहीं है ना, तो शाखाएं निकलती है ना, तो उनसे पता चल जाता है कि ये एरिया जो है, या पत्तियां निकलेगी, पत्तियां या शाखाएं कुछ भी निकल सकती है। तो ये एरिया है ना, जिस एरिया से पत्ती का विकास हुआ या शाखा का विकास हुआ, वो एरिया ही क्या कहलाता है, वो कहलाता है नोड यानी कि पर्व संधि। तो अपन को वैसे पता चल जाता है, ठीक है ना। और गन्ने और बांस के अंदर तो वैसे ही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, ठीक है। अब अगर आगे अपन बात करें कि जो पर्व संधियाँ होती है, यहाँ से विकास होता है पार्श्व अंगों का, तने के जो पार्श्व अंग है उनका विकास होता है। अब तने के पार्श्व अंग कौन कौन से हैं, अपन बात करें कि पर्व संधियों से तने के पार्श्व अंगों का विकास होता है, यानी कि नोड से पार्श्व अंग बनते हैं, ठीक है ना। लेटरल ऑर्गन का विकास होता है। अब पार्श्व अंगों के रूप में यहाँ पर देखो, यहाँ पर पत्तियाँ बनती है, पर्ण या शाखाएं भी बनती है, निकलती है कि निकलती है शाखा यानी कि ब्रांच, ठीक है ना। इसके अलावा पुष्पों का निर्माण भी होता है, यानी कि पुष्प निर्मित होता है, पत्तियां निकलती है, शाखाएं। तो ये पार्श्व अंगों का निर्माण होता है, किससे, तने की पर्व संधियों से। किसका निर्माण होता है, पार्श्व अंगों का। कौन है, पत्तियां हैं, शाखाएं, पुष्प है। और ये जितने भी पार्श्व अंग है, इनकी जो उत्पत्ति होती है वो बहिर्जात प्रकार की होती है, बहिर्जात प्रकार की, एक जो जिनस टाइप की होती है। जिस प्रकार से मूल के अंदर, जड़ों के अंदर मूल रोम की जो उत्पत्ति थी बहिर्जात प्रकार की थी, जबकि पार्श्वीय मूलों की लेटरल जो रूट होती है, पढ़ेंगे अपन किस प्रकार से व्युत्पन्न होते हैं, है ना, अगली क्लासेज में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि ये बहिर्जात प्रकार के एक जो जिनस टाइप की व्युत्पत्ति होती है पत्ती, शाखा और पुष्प की। इसका मतलब ये होता है कि जो बाह्य परतें होती है ना, जैसे कि हाइपोडर्मिस या कोर्टेक्स वाले रीजन की जो परत होती है, कोर्टेक्स वाले रीजन की जो परत होती है तने की, जब आंतरिक संरचना भी पढ़ेंगे अपन तो उसमें पता चल जाएगा। तो वो कोर्टेक्स रीजन की कोशिकाएं होती है, उनसे किसका विकास होता है, पत्तियों का, शाखाओं का, पुष्प, यानी कि भारी परतों से विकास होना, ठीक है ना। इसीलिए ये बहिर्जात प्रकार से होती है इनकी व्युत्पत्ति पार्श्व अंगों की। कहाँ से होती है, पर्व संधियों से, ठीक है ना। आगे अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पर जो तना होता है, तने पर रोम पाए जाते हैं। जैसे जड़ों में रोम पाए जा रहे थे ना, वैसे ही तने पर रोम पाए जाते हैं। पर ये जो रोम होते हैं वो ज़्यादातर बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं, बहुकोशिकीय। ये जो रोम होते हैं ना, जैसे जड़ों में मूल रोम पाए जा रहे थे ना, वैसे यहाँ पर तने पर भी क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। सामान्यतः बहुकोशिकीय होते हैं, कुछ में एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, ठीक है ना, एक कोशिकीय भी होते हैं, ठीक है ना। जनरल कंडीशन में क्या होता है, बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं। और इन रोमों को, इन बहुकोशिकीय रोमों को क्या कहते हैं, ट्राइकोम। क्या कहते हैं, ट्राइकोम। क्या कहते हैं, ट्राइकोम। ट्राइकोम को हिंदी में कहते हैं त्वचा रोम। त्वचा रोम, वो थे मूल रोम, इसका नाम है त्वचा रोम। तो तने पर भी क्या पाए जाते हैं, मूल रोम के समान ही संरचना पाई जाती है, जिन्हें हम ट्राइकोम या त्वचा रोम के नाम से जानते हैं। वहां पर तो क्या था, वो एक कोशिकीय थी, याद रखना, डिफरेंट कर लेना। जो वहां पर जो मूल रोम थी वो एक कोशिकीय थी, लेकिन यहाँ पर बहुकोशिकीय होती है। ये क्या होती है, बहुकोशिकीय प्रकार के होते हैं। कौन, ट्राइकोम जो होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कि मल्टी सेल्यूलर होते हैं, जबकि मूल रोम यूनिसेल्यूलर, कुछ कंडीशन में एक कोशिकीय होते हैं ट्राइकोम, लेकिन सामान्यतः क्या होते हैं, बहुकोशिकीय। ज्यादातर क्या होते हैं, बहुकोशिकीय प्रकार के होते हैं ट्राइकोम। और ये फिर ये शाखित भी हो सकते हैं और अशाखित, यानी कि ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। यानी कि ये क्या हो सकते हैं, शाखित
यानी कि शाखाओं के रूप में भी हो सकते हैं और अशाखित भी हो सकते हैं, यानी कि नॉन ब्रांच भी हो सकते हैं। ठीक है कमांडोज। तो तने पर क्या पाए जाते हैं? रोम पाए जाते हैं, जैसे मूलों पर पाए जाते हैं, लेकिन वो बहुकोशिकीय होते हैं, शाखित या अशाखित हो सकते हैं। और इनको जबकि वहाँ पर मूल रोम की बात करें ना तो वो हमेशा और हमेशा अशाखित होती है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। तो ट्राइकोम यानी कि त्वचा रोम यहाँ पर पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो अपन एक बात कर लेते हैं कि सदैव जो तरुण तना होता है, तरुण जो तना होता है अभी जो बनाई है, यानी कि सीडलिंग वाली प्रोसेस है, सदैव तरुण तना हमेशा क्या होता है? हरा होता है और प्रकाश संश्लेषी होता है। ये ध्यान रखना, भले से तना किसी भी प्लांट का हो, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषी होता है और हरा होता है। ठीक है ना। तना जो अभी बनाई है, जो नवोद्भिद जो होता है ना, सीडलिंग जो होती है, उसमें जो तना बना है और कुछ समय तक वो जो तना बना है ना, अभी बनाई है, वो हरा और प्रकाश संश्लेषी होता है। यानी कि शुरुआत में जो तना अभी विकसित हुआ परांकुर से, वो हरा और प्रकाश संश्लेषी होता है। यानी कि उस तने की जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तभी तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। लेकिन होता क्या है, अगर मैं आगे की बात करूं तो जो शाकीय पादप होते हैं ना, हर्बेरियस प्लांट, क्या बात करें अपन कि जो शाकीय पादप होते हैं, हर्बेरियस प्लांट, उनका तना जो होता है वो हरा ही बना रहता है। यानी कि पूरी जो जीवन पर्यंत उनका जो जीवन होता है ना, जितना भी उनका जीवन है वो 1 वर्ष, ज़्यादातर शाकीय पादप 1 वर्ष या 2 वर्षीय हो सकते हैं। तो शाकीय पादपों का तना क्या बना रहता है? हरा बना रहता है और प्रकाश संश्लेषी होता है। लेकिन अगर ये प्लांट क्या है? काष्ठीय टाइप का है। क्या है? काष्ठीय प्रकार का, यानी कि वृक्षीय स्वभाव वाला। ऐसे बात कर लेते हैं कि ये जो प्लांट है ये वृक्षीय स्वभाव रखता है, या इसके अलावा कौन सा? शुभ प्रकार का होता है। जैसे कि वृक्ष प्रकार के, यानी कि ट्रीज प्लांट होते हैं ना, अपन पढ़ेंगे आगे। देखो, एक तो होता है शाकीय प्रवृत्ति वाला, यानी कि हर्बेरियस वाला, एक होता है झाड़ी वाला, ठीक है ना, जिन्हें श्रब या शुभ बोलते हैं, और एक होता है वृक्षीय प्रवृत्ति वाला, यानी कि क्या होता है? वृक्षीय प्रवृत्ति, यानी कि ट्रीज। ठीक है ना। तो वृक्षीय या शुभ के अंदर तो क्या होता है? उनके अंदर काष्ठीय हो जाता है, बाद में तना क्या होता है? काष्ठीय और कठोर हो जाता है। ठीक है ना, यानी कि हरा नहीं रहता, और या भूरा या काला हो जाता है। क्या हो जाता है? भूरा काला हो जाता है। तो तना, जैसे कि आप आम को देखोगे तो वहां पर क्या होता है? भूरा और काला हो जाता है तना। लेकिन जब आम का जब सीडलिंग होता है, जब वो अभी फूटा ही है, आम की गुठली से आम का जो प्लांट है वो अभी फूटा ही है, तो उसका जो तना देखोगे ना, तो शुरुआत में तना हरा ही रहता है किसी भी प्लांट का। लेकिन बाद में क्या होता है? अगर वो वृक्षीय पादप है या शुभ पादप है, झाड़ी वाला है, तो उसका जो तना है वो बाद में क्या हो जाता है कमांडोज? काष्ठीय, कठोर हो जाता है और भूरा काला हो जाता है। जबकि अगर वो प्लांट शाकीय प्लांट है, यानी कि हर्बेरियस प्रकार का प्लांट है, तो बाद में भी क्या बना रहता है? क्या बना रहता है? बाद में भी हरा ही बना रहता है। ठीक है ना। अब ज्यादातर जैसे कि अगर अपन बात करें कि 2 प्रकार तना जो होता है ना, 2 प्रकार का होता है इसी आधार पर। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ठीक है ना। 2 प्रकार का तना होता है इस आधार पर। किस आधार पर? ये हरे के आधार पर, क्या? हरा प्रकाश संश्लेषी बने रहने के आधार पर। तो 2 प्रकार का तना होता है। तो पहला तो हो जाएगा शाकीय तना। क्या हो जाएगा? शाकीय तना। ठीक है ना, जो शुरुआत में भी क्या है? हरा है, और बाद में भी क्या रहता है? हरा रहता है। और एक होता है काष्ठीय तना। क्या होता है? काष्ठीय तना। अब जो शाकीय तना है, नाम से ही पता लग रहा है, शाक में पाया जाएगा, यानी कि हर्बेरियस जितने भी प्लांट है उसके अंदर। और जो काष्ठीय तना है, जिनका तना काष्ठ के समान कठोर होता है, यानी कि वृक्षों में, ठीक है ना, वृक्ष में और झाड़ियों में, यानी कि शुभ। ठीक है ना बेटा? ठीक है। तो शाकीय तना जो कि शाक में पाया जाता है, और काष्ठीय तना वृक्ष या शुभ में। इसी आधार पे बात कर रहे हैं अपन। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो शाकीय ज्यादातर प्लांट कौन से होते हैं? मोनोकोटिलिडन, यानी कि मोनोकोट। ठीक है ना। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये क्या हो जाएंगे? डाइकोट हो जाएंगे। तो हो जाएंगे डाइकोट। लेकिन एक बात और कर लेते हैं, कुछ डाइकोट प्लांट हरे, उनका जो तना होता है वो हरा और प्रकाश संश्लेषी होता है। तो मोनोकोट और कुछ डाइकोट प्लांट क्या होते हैं? कुछ डाइकोट जो प्लांट होते हैं ना, कुछ डाइकोट प्लांट वो क्या होता है? उनका जो तना होता है हरा और प्रकाश संश्लेषी होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं मटर की, ठीक है, मटर की अपन बात कर लेते हैं, सूर्यमुखी की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो मटर है, सूर्यमुखी है, इसके अलावा चना। ठीक है ना। ये डाइकोट हैं, लेकिन फिर भी इनके जो तने होते हैं ना,
वो क्या होते हैं, बाद में भी हरे और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। और इसकी बात करूँ कि काष्ठीय तना, तो वृक्ष और झाड़ियाँ, तो केर वगैरह है, गुलाब है, ये झाड़ियों में आ जाएगा। जो गुलाब वगैरह है, केर है, ठीक है ना, बेर है, तो ये तो झाड़ियों में आ जाएगा। इसके अलावा वृक्ष की बात करें तो आप जानते ही हो, नीम है, आम है, बबूल वगैरह। बबूल वैसे शुभ में भी माना जाता है, ठीक है ना, बबूल को शुभ में माना जाता है। और जैसे कि नीम, आम वगैरह है, बरगद वगैरह, वो वृक्ष में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो उनका जो तना होता है वो काष्ठीय प्रकार का होता है। और आगे बात करते हैं अपन, आगे बात करते हैं, देखो एक और बात कर लेते हैं अपन, यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर है जगह अपने पास, ठीक है। देखो नेक्स्ट पॉइंट है 7वां, ठीक है, ठीक है। सामान्यतः जो तना होता है ना, जनरल कंडीशन में वो वायवीय होता है। ये तो अपन ने एरोबिक प्रकार का होता है। एरोबिक प्रकार का भाग है किसका, पर्वतंत्र का। कौन, तना, ठीक है ना। तना वायवीय भाग होता है सामान्यतः, ठीक है ना। लेकिन कुछ तने क्या होते हैं, भूमिगत होते हैं। अपन को याद रहना चाहिए, भूमिगत तना भी होता है। सामान्य जनरल कंडीशन में जो तने होते हैं वो वायवीय होते हैं, लेकिन कुछ तने क्या हो सकते हैं, भूमिगत भी हो सकते हैं। भूमिगत तना भी पाया जाता है, ठीक है ना। भूमिगत का मतलब ये होता है भूमि के अंदर पाया जाने वाला तना। तो इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें कि कौन कौन से तने हैं जो भूमिगत होते हैं, वैसे अपन आगे भी पढ़ेंगे इनको। तो एक तो हो जाएगा आलू, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, आलू हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें, हल्दी है, अदरक है, ये हो जाएगा आलू के बाद। इसके बाद अगर अपन बात करें जमीकंद की, तो ये हो जाएगा जमीकंद। और जमीकंद के साथ बात कर लेते हैं अरबी, याद है ना, अरबी की सब्जी बनती है ना, खाई होगी, ठीक है ना। इसके अलावा बात करें प्याज और लहसुन, तो इनके अंदर क्या पाया जाता है, भूमिगत तना पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कमांडोज, भूमिगत तना, ठीक है ना। तो इनका तना कहाँ पर होता है, भूमि के अंदर। जनरल कंडीशन में तो जो तने होते हैं ना, सामान्यतः वायवीय होते हैं। एरोबिक पार्ट होता है किसका, पर्वतंत्र का। जो तना होता है एरोबिक पार्ट होता है, लेकिन कुछ तने भूमिगत भी होते हैं, यानी कि भूमि के अंदर होता है। एग्जाम्पल है आलू, हल्दी, अदरक, जमीकंद, अरबी, प्याज, लहसुन। अब देखो आलू अपन खाद्य संग्रह के आधार पर बांट देते हैं इनको। खाद्य संग्रहकारी क्या होती है, तने होते हैं, खाद्य संग्रहकारी तने। आलू कंद है, क्या है, आलू कंद, ट्यूबर है। जबकि हल्दी और अदरक जो होता है परकंद में आता है। और जमीकंद जो अरबी है ये घनकंद में आता है, घनकंद। अपन सब पढ़ेंगे इनको। और जबकि प्याज और जो लहसुन है ना, ये दोनों किसके अंदर चले जाते हैं, शल्क कंद के अंदर। किसके अंदर, शल्क कंद के अंदर। तो ये भूमिगत तने का उदाहरण है। अगर मैं बात करूं अर्धवायवीय तना, अर्धवायवीय तने भी होते हैं, ठीक है ना। कौन से तने होते हैं, अर्धवायवीय प्रकार के, यानी कि आधे तो वायवीय और आधे भूमिगत, ठीक है ना। यानी कि किस प्रकार के, जैसे कि ये तना है, ग्रोथ करी, फिर नीचे आ गया, फिर ये भूमि में चला गया, फिर वापस ग्रोथ करी, ऊपर आ गया, यानी कि वायवीय भी है और भूमिगत भी है, जिन्हें कहते हैं अर्धवायवीय प्रकार के तने, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए थे मार्सिलिया को, अर्धवायवीय तना पाया जाता है वहाँ पर। कौन सा तना पाया जाता है, अर्धवायवीय तना, ठीक है ना, ठीक है। मार्सिलिया की अगर बात करें, पुदीने की बात कर लो, पुदीने के अंदर भी क्या पाया जाता है, अर्धवायवीय तना। तो ध्यान रखना, जनरल कंडीशन में जो तने होते हैं उसका कैरेक्टर है वो वायवीय होते हैं, लेकिन कुछ तने क्या होते हैं, भूमिगत और अर्धवायवीय प्रकार के भी होते हैं। ये ध्यान रख लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं कमांडोज, आगे आ जाते हैं अपन, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की। तो नेक्स्ट कैरेक्टर है इसका, अगर मैं बात करूं तो इसका जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, एपिकल जो मेरिस्टेम होता है, ठीक है ना। अपन को पता है कि जो प्लांट होते हैं ना, उसकी जो ग्रोथ होती है, उसकी प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो लोकेलाइज्ड होती है। क्या होती है, कमांडोज, लोकेलाइज्ड होती है। यानी कि अगर तने की बात करें तो जैसे कि मैं यहाँ पर जैसे कि एक छोटा सा आपको बता देना चाहूँगा, जैसे कि ये तो कर लिया अपन ने जड़ की बात, मूल की बात, और यहाँ पर ये कोई तना है, ठीक है, ये कोई क्या है, तना है, और ये भूमि, ठीक है ना, भूमि का स्तर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं रूट की बात करूँ, जड़ की, तो यहाँ पर टिप पर पाई जाती है इसकी ग्रोथ, और ये लंबाई में ग्रोथ करता है। याद है, रूट टिप की संरचना अपन क्षेत्र वगैरह देख के आए थे, ठीक है ना। और यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी इसका जो टिप वाला पॉइंट होता है वहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है, और उसके कारण से इसकी लंबाई बढ़ती है। तो जड़ की लंबाई कहाँ पर, मूल शीर्ष पर विभोजोतक पाए जाते हैं। विभोजोतक क्या होता है, अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन, आगे वाली क्लासों में, ठीक है ना बेटा। सेकंड यूनिट में अपन वहाँ पर पढ़ लेंगे, सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर ग्रोथ होने से इसकी लंबाई नीचे की तरफ बढ़ती है जड़ की, और यहाँ पर इस पॉइंट पर ग्रोथ होने से, यानी कि इस मेरिस्टेम में विभाजन होने से, फिर दीर्घीकरण होने से इस तने की क्या बढ़ती है, या पर्रों की क्या बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है, ठीक है ना।
भाई तने की लंबाई बढ़ेगी तो पर्रों की लंबाई बढ़ेगी ना, ऐसा मत समझ लेना कि तना और पर्रो एक ही चीज है, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तने की लंबाई बढ़ती है। अब देखो यहाँ पर जो ग्रोथ पॉइंट होता है यानी कि जो एपिकल मेरिस्टेम होता है जड़ का, उसके आगे अपन को याद है रूट केप पाया जाता है, रूट केप नामक संरचना। यानी कि जो जड़ के अंदर जो एपिकल मेरिस्टेम होता है या विभवज्योत की जो क्षेत्र होता है बिल्कुल टिप पे नहीं होता, बल्कि क्या होता है टिप से थोड़ा अंदर होता है, क्योंकि टिप पे तो क्या पाया जाता है, रूट केप। ध्यान देने वाली बात है, टिप पे तो क्या पाया जाता है, रूट केप। जबकि अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो बिल्कुल टिप पे होता है। तो यानी कि एपिकल मेरिस्टेम जो होगा यहाँ पर बिल्कुल कहाँ पर होगा, टिप पर, बिल्कुल आगे ही आगे, यानी कि अग्रस्त भाग पर होता है एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है ना। क्यों होता है आगे भाग पे, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं पाई जाती है, मूलगोप जैसी संरचना नहीं पाई जाती है। और अपन जानते हैं कि मूलगोप क्या काम करती है वहां पर, यहाँ पर तो मूलगोप का क्या काम है, ठीक है ना, यहाँ पर तो काम करती है ना, घर्षण से बचाती है जड़ को, ठीक है ना। विभवज्योत की जो क्षेत्र है उसकी कोशिकाओं से को क्षतिग्रस्त होने से बचाती है, ठीक है, अपन को पता। तो टिप पर क्या नहीं पाई जाती, रूट केप जैसी संरचना नहीं पाई जाती। जब रूट केप जैसी संरचना नहीं पाई जाएगी तो बिल्कुल जो एपिकल मेरिस्टेम होता है जो कि इस तने की ऊपर की तरफ यानी कि लंबाई में वृद्धि के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पर आएगा, बिल्कुल टिप पर है वो, ठीक है ना। जबकि अगर जड़ की बात करें तो यहाँ पर टिप पर ना होकर थोड़ा अंदर होता है, क्योंकि टिप पर कौन होता है, रूट केप। तो ये ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर अपन ने तने के कुछ लक्षणों को स्टडी किया है, ये काफी है, ठीक है ना। अब अपन पढ़ेंगे तने की आंतरिक संरचना को, ठीक है।